अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरातुल मुंतहा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। मीन टू से दैट कि हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे कि जो सेल है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ, किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी राय पेश की और सेल को जो था वो डिस्कवर किया गया। सेल की हिस्ट्री क्या है, यानी कि किन किन साइंटिस्ट ने इस जो सेल को है डिस्कवर करने के अंदर अपना रोल प्ले किया था। उसकी हिस्ट्री के बाद हम देखेंगे कि जो सेल थ्योरी है लास्ट में वो सेल थ्योरी क्या थी। स्टूडेंट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म किए थे सेल की थ्योरी के ऊपर, बट अरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने आइडिया दिया था कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो आपस में समहाउ रिलेटेड करते हैं, मतलब कि वो किस तरह से रिलेट करते हैं। लेकिन जो अरिस्टोटल थे इनको ये नहीं पता था कि ये प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं किस तरह से रिलेट करते हैं। उनके जहन में सिर्फ एक ये कहीं से ख्याल आ गया कि सिर्फ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो आपस में किसी तरह से रिलेट करते हैं। जब उन्होंने ये आइडिया पेश किया कि एनिमल्स और प्लांट्स किसी तरह से रिलेट करते हैं, तब और भी बहुत से क्वेश्चन राइज हुए, जैसे कि था कि इज़ देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। क्या कोई यहाँ पे ऐसा फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर शेयर हो रहा है, मतलब कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेस है जिसके बगैर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट नहीं हो पाती। देन फिर इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन जो थे वो साइंटिस्ट के माइंड में, अरिस्टोटल के माइंड में अराइज होने लगे थे टाइम टू टाइम। स्टूडेंट, फिर एक साइंटिस्ट आए थे रॉबर्ट हुक इन 1665 के अंदर। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को पहली दफ़ा डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था कि सेल होता क्या है। इन्होंने पहली दफ़ा सेल को डिस्क्राइब किया था। स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया था कि इन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क ली थी, ठीक है, स्लाइस ऑफ कॉर्क्स ली और उनको अपनी ही बनी हुई एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामाइन किया। इसको एग्जामाइन किया। जब इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामाइन किया तो इन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो स्लाइस ऑफ कॉर्क हैं वो किसकी तरह से लगती हैं, वो हनी कॉम की तरह से लगती हैं। हनी कॉम मतलब कि टीनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, ठीक है, क्या लगती हैं कि टीनी एम्प्टी छोटे छोटे ना कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, मतलब कि खाली सी जगह हैं। उन्होंने कहा कि ये जो टीनी कंपार्टमेंट्स हैं कॉर्क के अंदर, इसने इसको सेलुला का नाम दिया कि ये क्या है, ये सेलुला है। सेलुला इसको नाम क्यों दिया, कंपार्टमेंट्स की वजह से, और कंपार्टमेंट्स क्या थे, एम्प्टी थे। सो इसको बेसिकली कंपार्टमेंट्स को एम्प्टी होने की वजह से सेलुला का नाम दिया गया। और स्टूडेंट, सेलुला का मतलब होता है सेल और सेल का मतलब होता है खाली जगह। सो जो रॉबर्ट हुक थे वो ऐसे साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इनको फर्स्ट साइंटिस्ट कंसिडर किया जाता है जिन्होंने पहली दफ़ा सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अबाउट एंटो वान लीeuwenhoek। एक और साइंटिस्ट आए थे कुछ सालों के बाद, ये डच नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने एंटो वान लीeuwenhoek, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था, इन्होंने देन फिर छोटे छोटे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी की थी एंटो वान लीeuwenhoek ने, ठीक है। एंटो वान लीeuwenhoek ने क्या किया था, इन्होंने छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ऑब्ज़र्व किया था, पॉन्ड के वाटर में देखा था और वहाँ से मतलब लिया था और उसको ऑब्ज़र्व किया था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था। इन्होंने फिर कहा था कि जो लिटिल एनिमल्स हैं, छोटे छोटे से जो लिटिल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इनको क्या नाम दिया था, एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था। यानी कि एनिमल क्यूल्स मतलब कि लिटिल टीनी ऑर्गेनिजम्स, और जिस तरह के फॉर एग्जांपल पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है, इस तरह के इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिए थे, टीनी ऑर्गेनिजम्स लिए थे। कहाँ से, वाटर से, पॉन्ड के वाटर से लिए थे और उसको ऑब्ज़र्व किया था अपनी ही बनी हुई माइक्रोस्कोप के अंदर। स्टूडेंट, ये देखें, ये थे हमारे जनाब रॉबर्ट हुक, ठीक है। स्टूडेंट, ये थे हमारे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक कौन थे, जिन्होंने अबाउट स्टडी किया था सेल के बारे में और सेल को डिस्क्राइब किया था। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो है जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने एक हनी कॉम्ब लिया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था, और स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें क्या नज़र आया कि ये हनी कॉम्ब है, हनी कॉम्ब की तरह से एम्प्टी प्लेसेस हैं।
ठीक है, ये छोटे छोटे से दाने मतलब एम्प्टी प्लेसेस नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, इन कंपार्टमेंट्स को सेलुला का नाम दिया था। सेलुला मीन्स सेल्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे साइंटिस्ट आए थे डी लमार्क। इन 1809 के अंदर एक साइंटिस्ट आए थे डी लमार्क। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कोई भी बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और आर नॉट फाउंड बाय सेलुलर टिश्यूज़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी जो इंसान है, वो उस वक्त तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शामिल नहीं हो सकता, या उस वक्त तक वो ज़िंदा नहीं कहलाया जा सकता जब तक वो टिश्यूज़ से मिलकर ना बना हो, या उसके जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट सेल्स से ना मिलकर बने हों। क्या मतलब था इनका कहने का, इनका कहने का बेसिकली मतलब ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इनका बेसिकली कहने का मतलब ये था कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी जिस्म जो है वो उस वक्त तक अपनी लाइफ नहीं रख सकता, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि ये ज़िंदा है, ये ऑर्गेनिज़म अपनी लाइफ में है, जब तक वो किससे नहीं मिलकर बनता, सेलुलर टिश्यूज़ से, और आर नॉट फाउंड बाय द सेलुलर टिश्यू। मतलब इसका क्या है कि टिश्यूज़ या सेलुलर टिश्यूज़। अब हम देखते हैं कि टिश्यूज़, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था किस तरह से बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने जो है स्टडी किया था अबाउट टिश्यूज़ किस तरह से बनते हैं, कि टिश्यूज़ जब सेल्स होते हैं, जब सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक ग्रुप की फॉर्म में जब उनका ऑर्गेनाइज होना होता है तो वो क्या कहलाता है, टिश्यूज़ बन जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि टिश्यूज़। तो इसी तरह से जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो डी लमार्क का भी यही कहना था कि जब तक सारे ऑर्गेनिज़म सेल या टिश्यूज़ से नहीं मिलकर बनते तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो अलाइव हैं। ठीक, ये जो है वो रिसर्च थी डी लमार्क की। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन साहब आए थे जनाब, इन्होंने स्टडी किया था जो है अबाउट न्यूक्लियस के बारे में बताया था। ये एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया था अबाउट न्यूक्लियस के बारे में। स्टूडेंट, एक फ्रूट होता है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम बात कर लेते हैं एप्पल की बात करें तो एप्पल होता है, उसके अंदर भी बीज होता है। ठीक है, जो बीज होता है ना वो एज अ न्यूक्लियस काम कर रहा होता है, किसी भी फ्रूट के अंदर एज अ न्यूक्लियस काम कर रहा होता है। सो जो न्यूक्लियस है, जो यानी कि एनिमल का सेल का जो न्यूक्लियस है वो किस तरह से डिस्कवर हुआ था, जो इनके जो प्लांट सेल्स थे उनका भी न्यूक्लियस कहाँ से डिस्कवर हुआ था, वो एक फ्रूट से डिस्कवर हुआ था। ठीक, क्योंकि जो यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो एज अ सीड यूज़ हो रहा होता है किसी भी फ्रूट के अंदर। तो जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने 1831 के अंदर स्टडी किया था अबाउट न्यूक्लियस के बारे में, और उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को इन दी सेल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एम शील्डन। ठीक है, शील्डन ये क्या थे बेसिकली स्टूडेंट, ये 1938 के अंदर आए थे, और इन्होंने ये क्या थी, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। स्टूडेंट, बॉटनिस्ट जो होता है ना बेसिकली जो स्टडी करता है अबाउट प्लांट्स के बारे में, जो भी स्टडी करता है उनके बारे में रिसर्च करता है, उसको हम कहते हैं कि ये बॉटनिस्ट है। तो जो ये थे शील्डन साहब थे, ये एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया था अबाउट प्लांट्स के मतलब, और इन्होंने कहा था, क्या कहा था, इन्होंने स्टडी किया था प्लांट के टिश्यूज़ को स्टडी किया, और इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जब प्लांट की टिश्यू को स्टडी किया तो अपनी फ़र्स्ट स्टेटमेंट दी थी अबाउट सेल थ्योरी के मतलब। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी मतलब जो प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, वो भी टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। मतलब कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर टिश्यूज़ का होना भी ज़रूरी है, टिश्यूज़ का होना एसेंशियल है प्लांट्स के अंदर भी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, ड्यूडर शवान आए थे। ये जो थे जोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी, जो जोलॉजिस्ट होता है वो बेसिकली स्टडी करता है अबाउट एनिमल्स के बारे में। तो ये एनिमल्स के टीचर थे, तो इन्होंने स्टडी किया था अबाउट एनिमल्स, और इन्होंने भी यही बात की थी कि जो एनिमल्स हैं, कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी जो टिश्यूज़ हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, वो इंडिविजुअल सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक, मतलब उनका भी यही कहना था कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो टिश्यूज़ हैं या जो भी हैं, या चाहे वो एनिमल के टिश्यूज़ हैं या वो प्लांट्स की टिश्यूज़ हैं, जिसके भी टिश्यूज़ हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, वो सेल से, इंडिविजुअल सेल से मिलकर बनते हैं। सो इस तरह से शील्डन और जो शवान थे उन्होंने प्रपोज की थी सेल थ्योरी को इन इट्स इनिशियल फॉर्म, अपनी इनिशियल फॉर्म के अंदर इन्होंने इसको परफॉर्म किया था, शील्डन एंड शवान दोनों ने। नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चू। स्टूडेंट, इसको रुडोल्फ विर्चू भी बोलते हैं और रुडोल्फ विर्को भी बोलते हैं। ठीक,
रिडोल्फ विर्को आए थे इन 1855 के अंदर। ये क्या थे, एक ये फिजिशियन थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही थी। क्या कही थी कि जितने भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, न्यू सेल्स हैं, न्यू सेल्स जितने भी बन रहे हैं वो पहले वाले मौजूद सेल से ही मिलकर बनते हैं। मतलब कि हाँ, ऑल दी न्यू सेल्स आर मेड होते हैं फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले वाले सेल से ही मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के स्टूडेंट, तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है अबाउट 4 मंथ्स। सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 4 मंथ्स होता है। अब तो क्या उसके बाद 4 मंथ्स के बाद क्या हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लीवर और स्प्लीन के अंदर चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या 4 महीने के बाद हमारे बॉडी के अंदर से रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, जो फिर उसकी जगह जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, बट उनकी जगह क्या न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो न्यू रेड ब्लड सेल्स किस तरह से बनते हैं, वो जो पहले वाले रेड ब्लड सेल्स थे ना उन्हीं से आगे न्यू वाले रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है रिडोल्फ विर्चो ने ये बात की थी कि जो जितने भी न्यू हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो पहले वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है थे लोबेस पास्चर। जो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की वजह से बनते हैं। तो लोबेस पास्चर जो थे 1862 के अंदर इन्होंने ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। एक्सपेरिमेंटली किस तरह से प्रूव किया था कि इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और उसके बाद देखा कि वो बैक्टीरिया जो था वो 2 में डिवाइड हो गया। इन्होंने कहा कि ये जो है ये किस तरह से डिवाइड हुआ, तो उन्होंने ये देखा कि वो जो माइटोसिस है, माइटोसिस के प्रोसेस की वजह से डिवाइड हुआ। स्टूडेंट, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ऐसी टाइप होती है, ये सेल डिवीजन की ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है अपने डॉटर सेल्स के अंदर। डॉटर सेल के अंदर मतलब एक सेल मिलकर क्या बना देते हैं, दूसरा मतलब एक डॉटर सेल बना देते हैं। और इसके अंदर जो क्रोमोसोम की जो तादाद है वो भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। मतलब कि ऐसी टाइप सेल डिवीजन की जिसके अंदर जो सेल डिवाइड होकर अपने डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो इसी तरह से पास्चर ने क्या देखा कि इसने देखा कि माइटोसिस के थ्रू जो एक बैक्टीरिया थे वो 2 बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये किसकी, लुईस पास्चर की रिसर्च थी इन 1862 के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने बारी बारी जो थे अपने हर चीज़ के बारे में बताया। उन्होंने सब कुछ बताया कि सेल किस तरह से डिस्कवर हुआ, सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ से आया, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में बताया। देन एंड में साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या थी, अपनी सेल थ्योरी पेश की थी। अब वो सेल थ्योरी क्या थी, अब जो सेल थ्योरी थी बेसिकली उस सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स। इस ये सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली, और ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जो है आते होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं। ठीक, और MCQs भी आता होता है एक, और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता होता है। सो इसमें से जब एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो ये भी आ सकता है कि डिफ़ाइन करें सेल थ्योरी या फ़ीचर्स बताएं, सेल थ्योरी के फ़ीचर्स क्या थे। सो सबसे पहला फ़ीचर क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिज़म होते हैं वो कंपोज होते हैं एक और मोर सेल से मिलकर बनते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो एक ऑर्गेनिज़म पे कंसिस्ट नहीं करते सेल के ऊपर, वो मल्टी सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। सेकंड कहा था कि सेल्स आर दी स्मॉलेस्ट, कि जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, यानी कि जो बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनिजम्स। और थर्ड इन्होंने कहा था कि जो सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि थर्ड पॉइंट इनका भी रिडोल्फ विर्चो वाला था। रिडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। ये 3 बेसिक हमारे पास पॉइंट्स थे जो कि क्या कहलाते हैं, सेल थ्योरी कहलाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि डिफ़ाइन करें सेल थ्योरी या फीचर्स बताएं सेल थ्योरी के, तो वो यही 3 फीचर्स आप लिखेंगे, या अगर डिफ़ाइन पूछता है तो डिफ़ाइन के अंदर भी आपने यही 3 फीचर्स उठा के इसके लिख देने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा अबाउट लिटिल सा इंट्रोडक्शन था। किसके बारे में था ये, अबाउट सेल के बारे में था, सेल थ्योरी के बारे में था और उसकी हिस्ट्री के बारे में था। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।